हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। बुक चल रही है इसमें थर्ड बुक फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट 2 जो है आपकी है यूनिट 2 थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में हम इसमें एंथैल्पी का डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टर्न पर हम इसमें एंथैल्पी के बारे में बात कर चुके हैं कि एंथैल्पी क्या होती है, और इसमें हमने एंथैल्पी के फॉर्मूला भी निकाला था। फॉर्मूला निकाला था किस तरीके से, जो H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी क्या होता है, वर्क होता है। ये हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला था। और आज हम इसमें बात करेंगे रिलेशन के बारे में, एंथैल्पी रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। इनके बारे में इनके बात करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, और इस पे एक दो न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं इसमें। वैसे इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं है। एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, वो लास्ट टर्न पर जो हमने न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे वो न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़्यादातर, जो अगर लगते हैं तो। देखो यहाँ पर इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है, लेट द एंथैल्पी ऑफ इंटरनल स्टेज इज H1। अब देखो मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ क्या होता है इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस इसमें क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज का देखेंगे और फाइनल स्टेज का देखेंगे और एंथैल्पी चेंज निकाल देंगे, यही निकलेगा रिलेशन। और कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही होना है इसमें। देखो, द एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेज इज H1, एंथैल्पी H1 हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी E1 हो जाएगी। और एंथैल्पी में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो हो जाएगा वो V1 हो जाएगा किसी भी कंटेनर का। सो द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इन इनिशियल स्टेज क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू E1 प्लस PV1। अब P क्यों बोला, P है इसमें, P1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा एंथैल्पी में प्रेशर होता है कांस्टेंट। और ये हमने इक्वेशन 1 कहाँ से बनाई है, ये हमने बनाई है हमारे मेन फॉर्मूला से, जो आपका ये दिया हुआ है यहाँ से, इससे बनाई है। तो अब आ जाते हैं फिर से इसी तरीके से हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन देखेंगे, इनिशियल स्टेज मतलब और फाइनल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो यहाँ से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज टू H2। एंथैल्पी चेंज कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। पहले में H1 था, अब H2 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी पहले में E1 थी, अब E2 हो जाएगी। और वॉल्यूम कंटेनर का V1 था और इसमें V2 हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ सिस्टम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू E2 प्लस PV2। अब आप सभी जानते हो, क्या जानते हो आप, कि हम तो सब जानते हैं, हम तो केमिस्ट्री का A to Z सब पता है। देखो यहाँ से एंथैल्पी चेंज जो होता है डेल्टा H से पता करते हैं हम। किसी भी चीज़ में चेंज जब हम निकालते हैं तो डेल्टा से निकालते हैं, डेल्टा लगाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, उसकी फाइनल स्टेज में से उसकी इनिशियल स्टेज को मतलब माइनस करते हैं, कैंसिलिंग माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इससे ऊपर भी यही चीज़ बताई गई है। देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही बताया ना। तो अब हमने H1 निकाल लिया और H2 निकाल लिया। अब इन दोनों रिएक्शन को क्या करेंगे बताओ, हमें डेल्टा H की वैल्यू निकालें, हमें रिलेशन निकालना है ना। किसके बीच में निकालोगे, इसके और इसके, मेनली इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो निकालो, कैसे निकालोगे बताओ। अरे बेटा ये रहा, बिल्कुल। अब तो हिंट भी मैंने कई कई दे दिया आपको यहाँ से। ये देखो, डेल्टा H माइनस H2 माइनस H1 करना। बेटा ये यहाँ पे H2 लिखा हुआ है ना बच्चे ने, तो यहाँ पर H1 लिखना है। क्या करना है, H1 करना है। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको PDF इसीलिए नहीं दे रही थी। देखो इसमें थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक भी हो रखा है, राइटिंग समझने में भी आपको थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, इसलिए मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ। सारा A to Z मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप सुन सकते हो ध्यान से, अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो। अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, H2 और H1 दोनों की वैल्यूज पुट करोगे और इनमें रिलेशन निकालोगे, विच इज क्या आएगा रिलेशन बताओ, ये आएगा रिलेशन। यहाँ से ऐसे कैसे आ गया बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये आपने रख दी H2 की और H1 की वैल्यूज रख दी। अब यहाँ से E वाले एक साथ ले लो, ये E है और ये V है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, ये एक साथ हो जाएंगे, ये एक साथ हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब इनमें E2 माइनस E1 हो रहा है, मतलब चेंज आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, इनके आगे डेल्टा लगा देंगे। यही है आपका
एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज, देखो डेल्टा लगा हुआ है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल आया है। अब आगे देखो, आगे इसमें छोटी सी एक चीज लिखी हुई है, वो छोटी सी चीज क्या है, इफ द रिएक्शन विल कंप्लीट इन गैसियस फेज देन इट विल फॉलो आइडल गैस इक्वेशन। अगर रिएक्शन जो होती है गैसियस फेज में कंप्लीट होती है, गैस में कंप्लीट होती है, देखो दो चीजें होती हैं रिएक्शन, सॉलिड्स भी करते हैं, लिक्विड्स भी करते हैं, गैस करते हैं, लेकिन अगर एक टर्म दे दी, अगर गैसियस रिएक्शन के बारे में बात की जाए तो वो आइडल गैस रिएक्शन को फॉलो करेगी, आइडल गैस इक्वेशन को, विच इज PV इज इक्वल टू NRT। अब यहाँ पर डेल्टा V दिया हुआ है तो हम यहाँ पर डेल्टा V लगा लेंगे और डेल्टा N लगा लेंगे, क्या कर लेंगे, डेल्टा V और डेल्टा N के लिए यहाँ पर हम बात कर लेंगे। तो यहाँ से आप जानते हो क्या होगा, यहाँ पर P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा NRT हो जाएगा। और यहाँ पर डेल्टा N क्या है बताओ, N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो डेल्टा N क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई अब आपको। तो फाइनल रिलेशन आप क्या बता सकते हो इसमें, फाइनल रिलेशन आप ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, दोनों रिलेशन को याद कर लो। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूंगी, तो अब आपको बनना है आइडियल बच्चा और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने हैं। अब यहाँ से ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, ये हो गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या जूम इन कर रही हूँ, जूम इन करके ले लेना। देखो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फिर ये हो गया इसका सेकेंड स्टेप। अब बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ज्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और ज्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से कर लोगे बहुत ही अच्छे से। देखो द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन ली हुई है जो आपकी कही जाती है CH4, क्या होता है मीथेन, CH4 होता है ना, एट 300 डिग्री केल्विन एंड एट कांस्टेंट प्रेशर इज 17.8 किलो कैलोरी। मतलब क्या है, देखो मीथेन बना है इतने तापमान पर कांस्टेंट प्रेशर पर और उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला है इतना। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन 17.8 किलो कैलोरी कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर के लिए दे दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अब हमें फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको R की वैल्यू दे दी। R क्या है, R ये है, ये जो है इसमें रिलेशन है, ये क्या है आप करोगे इसको कमेंट में। रिप्लाई करते नहीं हो आप, मैं देखती हूँ आप रिप्लाई नहीं करते हो, मैं आपको बोलती हूँ पर आप कोई आंसर नहीं देते। देखो यहाँ से, अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हो। अब यहाँ पर लिख लो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, CH4 लिख लो, ये आपकी हो गई रिएक्शन, ये आपकी क्या हो गई रिएक्शन, C+2H2 बनाएंगे CH4, C+2H2 बनाएंगे CH4। अब यहाँ पर इसमें अब क्या करेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर दी हुई है ना, कितनी है 17.8 किलो कैलोरी दी हुई है। अब टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है बेटा यहाँ से 300 केल्विन, यहाँ से आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको डेल्टा N निकालना है। डेल्टा N कैसे निकालोगे बेटा, डेल्टा N निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं बताओ, 2 तो ये हैं और 1 ये है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा मिस्टेक यहाँ पर भी की हुई है, तो 1 - 3 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे -2 आ जाएंगे। अब इतना तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपको डेल्टा H की वैल्यू मिल गई, डेल्टा N की वैल्यू नहीं मिल गई यहाँ से। अब आप क्या कर सकते हो, अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा H की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो।
तो यहाँ से क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसमें डेल्टा ई की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अब यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ से बेटा ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रखी है, ध्यान से करना इस रिएक्शन को अगर आप करोगे, मतलब न्यूमेरिकल को। तो यहाँ से आप, मैं आपको वैल्यू बताती हूँ रख के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? -2 आएगी। यहाँ से कितनी आएगी? -2। इस पे मत जाना, यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पर -2 आएगी। ठीक है, -2। अब यहाँ पे क्या रखोगे? आर की वैल्यू रखोगे। आर की वैल्यू कितनी होती है? क्वेश्चन में दी हुई है आपको आर की वैल्यू, ये है 8.314 होती है। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपको? 300 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना और यहाँ पर आंसर लिखना और आंसर कमेंट में बताना। आधा छोड़ा हुआ है और कैलकुलेशन में भी मिस्टेक है। तो आप क्या करो, आप यहाँ से मेथड देख लो, बस इसको करना मत, इसमें देख देख के बिल्कुल मत छाप देना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, और इस रिएक्शन को यहाँ से मत करना, मतलब रिएक्शन आ रहा है बार बार, है ये न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्वेश्चन का। इसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन दे दिया, आप C2H4 दे दिया। कितना दिया हुआ है बेटा? ये 17 है, 1700 है, 17 है, ये रहा 17 है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन एंड 17 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब की बार क्या दिया है? कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ कंबशन कितना है? -350 किलो कैलोरी दिया हुआ है। अब हीट ऑफ कंबशन कांस्टेंट प्रेशर पर निकालना है, और इस बार आर की वैल्यू ये दी है। कितनी दी है? आर की वैल्यू 2 है। यहाँ से ये कितनी है? 2 है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? कंबशन ऑफ C2H4 जो होता है इथाइलिन का कंबशन करेंगे, मतलब दहन करेंगे, ऑक्सीजन लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और आपका यहाँ से H2O आपका अलग बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। डेल्टा एन की वैल्यू निकाल सकते हो? बताओ। बिल्कुल निकाली जा सकती है डेल्टा एन की वैल्यू। तो यहाँ से डेल्टा एन की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पर प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स हैं। माइनस करोगे रिएक्टेंट के मोल्स, रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। कितनी आएगी? डेल्टा एन की वैल्यू आएगी यहाँ से 2। अब इसको आगे क्या करोगे? आगे इसमें डेल्टा ई की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है? डेल्टा ई की वैल्यू दी हुई है यहाँ से। तो वो जो आपकी कितनी दी हुई है? -350 किलो कैलोरी पर मोल दी हुई है। हाँ, इतनी दी है, -350। अब देखो आपको इसमें ये लग रहा होगा कि उसमें हमने क्या रखा था? वो H रखा था। अब इसमें -350 किलो कैलोरी पर मोल हमने E की वैल्यू क्यों रखी है? मैं आपको बताती हूँ। हमने इसको एंथैल्पी इसलिए नहीं लिया क्योंकि बेटा एंथैल्पी जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। एंथैल्पी क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम है, इसलिए हमने इसको एनर्जी से रिप्रेजेंट किया है, ना कि एंथैल्पी से रिप्रेजेंट किया है। समझ में आ गई इतनी बात? तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम इसमें डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ये इसमें डिफरेंस आपको याद रखना है कि आपको कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए दिया जाए तो क्या होगा? ये डेल्टा ई की वैल्यू होगी। अगर कांस्टेंट प्रेशर के लिए दिया जाए तो ये किसकी वैल्यू होगी? डेल्टा एच के लिए। बस आपको एंथैल्पी की डेफिनेशन याद रखनी है कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी। आगे आपको क्या करना है बिल्कुल अच्छे से जानते हो आप। डेल्टा एच के लिए निकालोगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है? -350। डेल्टा एन कितना निकाला था बेटा? यहाँ से प्लस का 2 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? प्रोडक्ट के 4 हैं और रिएक्टेंट के 2 हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा। सॉल्व करोगे तो सही करना इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। आर की वैल्यू 2 दी हुई है और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 290 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने 290 कैसे दिया? यहाँ पर हमारा टेम्परेचर अलग दिया हुआ था बेटा। आपका टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ था। किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ था, 17 डिग्री सेल्सियस। तो
तो अब हमने इसको क्या किया है, केल्विन में चेंज किया है। केल्विन में चेंज करने के लिए हमने इसके 273 इसमें हमने ऐड कर दिया, तो ये 290 केल्विन बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर बताना यहाँ पर क्या आएगा। और यहाँ पर बेटा बीच में ये प्लस का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, +2 आई है इसकी डेल्टा एन की वैल्यू। सॉल्व करना। इसी तरीके से नीचे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करके देखना। ये तो हो गई बात आपका, यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया क्या आपका, एंथैल्पी कंप्लीट हो गया यहाँ से आपका। अगर आपने लास्ट टर्न पर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो एक बार फिर से ले लो। ये हो गया एंथैल्पी, ये हो गया इसका डेरिवेशन, और ये हो गया इसके एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है और ये 3 है। ये आपका होमवर्क है 3 जो है। अब आ गया इसमें जूल थॉमसन इफेक्ट और जूल केल्विन इफेक्ट। अब ये इफेक्ट भी बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है जैसा आप सोच रहे होंगे कि इसके नाम से ही, नहीं, बिल्कुल आसान सा है, बहुत ईजी है। सोचो, पढ़ो, सोचो नहीं, पहले पढ़ो इसको। इट वॉज गिवन बाय जूल एंड थॉमसन। जूल थॉमसन इफेक्ट जो था, जूल और थॉमसन द्वारा दिया गया था। ऐसा ही स्टेटमेंट, जैसा स्टेटमेंट जूल थॉमसन ने दिया था, ऐसा लॉर्ड केल्विन ने भी दिया था। तो इसको, जूल थॉमसन इफेक्ट को एक और नाम दिया है, वो क्या नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज जूल थॉमसन एंड जूल केल्विन इफेक्ट। जैसा कि आपकी स्केच में लिखा हुआ है, जूल थॉमसन इफेक्ट एंड जूल केल्विन इफेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जूल थॉमसन और जूल केल्विन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जूल थॉमसन द्वारा दिया गया था और ऐसा ही एक स्टेटमेंट लॉर्ड केल्विन के थ्रू भी दिया गया था, तो इसको जूल केल्विन भी कहा जाता है। अब इस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये इफेक्ट है क्या, उन्होंने क्या कहा था इस बारे में। अकॉर्डिंग टू इट, when a gas has been expanded in adiabatic condition from high pressure to low pressure, इन्होंने कहा था कि किसी भी एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर अगर कोई भी गैस फैलती है तो वो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ जाती है तब गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब टेम्परेचर घटेगा तो कूलिंग इफेक्ट वहां पर ऑब्जर्व किया जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। इन्होंने ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि किसी भी एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर किसी भी गैस का कोई गैस जब एक्सपेंड होती है, उस गैस को फैलाया जाता है, तब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाती है और लो प्रेशर की तरफ जाते हुए भी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वहाँ पर ठंडी आ जाती है, मतलब कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर महसूस किया जाता है। इट इज़ नोन एज जूल थॉमसन और केल्विन इफेक्ट, यही कहा जाता है जूल थॉमसन और केल्विन इफेक्ट। ठीक है, इतना सा स्टेटमेंट है इनका। आगे देखो, इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब ये बताया है कि वहाँ पर लो प्रेशर क्यों जाता है और टेम्परेचर लो क्यों जाता है, कूलिंग इफेक्ट क्यों ऑब्जर्व करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी गिरने की वजह से, डिक्रीज घटने की वजह से ऐसा होता है कि आपका कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व वहाँ पर होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो। ठंड कहाँ होती है, जहाँ पर गर्मी नहीं होती है। गर्मी ना होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर डाउन होना। अरे नॉर्मल अपना वातावरण ले लो, अपना जो एनवायरनमेंट है, अपना जो वायुमंडल है उसको ले लो। ठंड में क्या होता है, ठंड में सर्दियों में टेम्परेचर जो होता है 3-4 डिग्री। अगर बहुत ठंड होती है ना, हमारे गर्म इलाकों में जैसे यूपी हो गया, इसमें अगर ठंड होती है ना 2-3 डिग्री पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नॉर्मल टेम्परेचर जो रहा है 8 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है इस टाइम पर, मतलब जो इस बार ठंड रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों पर कितना जाता है टेम्परेचर, 45, 47, मैक्सिमम 47 तक रहा है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गर्मियों में। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो ठंड हो रही है, बिल्कुल वही है। इन्होंने कहा इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो ठंड हो जाएगी। because external energy has been required for the expansion of gas against attraction force। अब इन्होंने ये बताया है, इसमें हम इस बात को बाद में बताएंगे जब हम इसमें आगे के बारे में बात करेंगे। देखो इस लाइन को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको ये लाइन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इसमें यहाँ पर प्रोसीजर दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, ये आ गए हम यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, एक हम लेंगे यहाँ पर कंटेनर
और इस कंटेनर की वॉल्स कैसी हैं, इंसुलेटेड वॉल्स हैं। इंसुलेटेड वॉल्स हमने इसलिए रखी हैं ताकि इसमें बाहर के टेम्परेचर का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इंसुलेटेड वॉल्स इसलिए रखी हैं ताकि बाहर के टेम्परेचर का प्रभाव इसमें ना पड़े। अब इस वॉल्स को हम, इस कंटेनर को हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, इस कंटेनर को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। यहाँ से इस एरिया का नाम रख दिया ए और इस एरिया का नाम रख दिया बी, और जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है यहाँ पर हमने लगाया है पोरस प्लग। क्या लगाया है, पोरस प्लग लगाया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या भरी है, गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। और इस कंटेनर का, इसमें इस वाली साइड में वॉल्यूम कितना है, V1 है, और इसमें क्या है, वॉल्यूम कितना है, V2 है। ये रहा V2 है। अब समझ में आएगा, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको कि यहाँ पर हमने एक इंसुलेटेड कंटेनर लिया है जिसको हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, जिसके बीच में एक पोरस प्लग लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं ऊपर की तरफ। ये रहा, ये बात अब आएगी आपको समझ में। ये रहा, कहाँ आ गए हम, ये रहा। internal energy has been required external energy has been required for the expansion of gas against attraction force। अब देखो, गैस को फैलाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, बाहर से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम इंसुलेटेड वॉल्स कर देते हैं कंटेनर की, तो बाहर से एनर्जी अंदर नहीं आ पाती है, तो अंदर का टेम्परेचर अपने आप गिर जाता है। ठीक है, यही दिया हुआ है इसमें। It will lower the temperature of gases. It is an isoenthalpic process. Isoenthalpic process क्यों है, क्योंकि बेटा एंथैल्पी में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें इसमें प्रेशर ही गिराना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू अपने आप जीरो हो जाएगी, और ये चीज़ हम प्रूव भी करेंगे अभी। अब यहाँ पर आते हैं, जो मैंने आपको कंटेनर के बारे में बताया था ना, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के अंदर। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगी, घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। It can be experimentally verified by the following experiment. In it, insulated container has been used so that हीट एक्सचेंज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इज नेग्लिजिबल। वही इंसुलेटेड कंटेनर लेना है जिसकी वजह से बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके। ठीक है, इट कंटेन्स अ पोरस प्लग इन द मिडल पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ गैस। मैंने अभी बताया था कि इसमें क्या होगा, इसको दो सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया, जिसमें बीच में एक पोरस प्लग लगा होगा इन द मिडल पार्ट फॉर द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। जहाँ से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब गैस जाती है, वहाँ पर उसके बीच में क्या लगा हुआ है, पोरस प्लग लगा हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ गैस इन बोथ पार्ट्स आर V1 एंड V2। वही बताया था, दोनों पार्ट में एक के लिए वॉल्यूम V1 है, दूसरे के लिए वॉल्यूम V2 है। एंड प्रेशर अप्लाइड बाय द पिस्टन, और यहाँ पर देखो पिस्टन के बारे में नहीं बताया था। अब देखो यहाँ पर हमारे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर आपके पिस्टन्स लगे हुए हैं। ये रहा, प्रेशर पिस्टन 1 द्वारा लगाया गया है प्रेशर P1, और P2 द्वारा लगाया जा रहा है प्रेशर P2। ठीक है, पिस्टन 2 द्वारा। देखो, प्रेशर अप्लाइड बाय पिस्टन P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। अब आगे देखो, द गैस विल फ्लो फ्रॉम A टू B, देन नेट वर्क डन। A टू B कैसे हो रहा है, यहाँ पर हमने इस कॉर्नर को नेम दिया है A, ये B, A से B की तरफ गैस फ्लो हो रही है, मतलब इस तरीके से गैस फ्लो हो रही है। अब वर्क डन देखेंगे बाय द पिस्टन, नेट वर्क डन कितना आ रहा है, नेट वर्क डन कितना आ रहा है बाय द पिस्टन भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं। अब देखो, वर्क डन कैसे निकालते हैं, देखो W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, P इंटू V होता है। अब यहाँ पर हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है, तो फाइनल वाले में से इनिशियल वाला घटा देंगे, फाइनल वाले में से इनिशियल वाला घटा देंगे, तो यहाँ से W कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 आ जाएगा। अब देखो, अब हम यहाँ पर लगाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, जो है आपका Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अब यहाँ पर आप जानते हो एडियाबैटिक कंडीशन के बारे में बात की गई है, जो आपका जूल थॉमसन इफेक्ट है एडियाबैटिक कंडीशन के बारे में कहता है। तो एडियाबैटिक कंडीशन के लिए Q की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से डेल्टा E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस W। क्लियर है इतनी बात, डेल्टा E को खोल के लिख सकते हो E2 माइनस E1। बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। माइनस का साइन बाहर, W की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे,
ब्रैकेट्स खोलोगे, माइनस का जो ये साइन है अंदर जाएगा। अब 2 वाले एक साइड रखो, 1 वाले एक साइड रखो। अब यहाँ से इस चीज को देखो और बताओ क्या समझ में आ रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है एंथैल्पी H इज इक्वल टू ई प्लस PV होता है या नहीं, होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। ये नीचे लिखा हुआ चूंकि H इज इक्वल टू ई प्लस PV, तो यहाँ से इसको क्या कह सकते हो, H2 कह सकते हो, और इसको क्या कह सकते हो, H1 कह सकते हो। तो H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H2 इज इक्वल टू आ जाएगा H1। आगे लिखा हुआ है देखो, H2 इज इक्वल टू आ गया यहाँ से H1। जब H1 इधर आ जाएगा तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और ये क्या कहा जाता है, डेल्टा H कहा जाता है। डेल्टा H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट होता है जूल थॉमसन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आगे दिया हुआ है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट के बारे में बताया गया। इसके बारे में बात करेंगे बाद में, पहले आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, वरना फिर बोलोगे कि मैम आप ना तो नोट्स देती हो ना स्क्रीनशॉट दिलवाते हो। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जूल थॉमसन इफेक्ट हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की थ्योरी हो गई। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में यहां बता दिया, ले लो स्क्रीनशॉट। और ये हो गया डायग्राम। चलो इतनी तो बात हो गई। अब जूल थॉमसन कॉफिशिएंट छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लो ये अभी कंप्लीट हो जाएगा फिर ये। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन के दौरान जो रेशो होता है बेटा अनुपात जो होता है चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा T और प्रेशर यानी कि डेल्टा P के अनुपात के इक्वल होता है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से या फिर म्यू जेटी लगाया है जूल थॉमसन के लिए। समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे बात करेंगे हम साइन के बारे में। साइन कैसा, प्लस माइनस के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इतने का यहाँ तक का, फिर उसके बाद दिलवाएंगे। देखो यहाँ से आगे, इफ जूल थॉमसन कॉफिशिएंट हैज पॉजिटिव साइन, अगर इसका साइन कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, देन कूलिंग इफेक्ट हैज बीन ऑब्जर्व, तब वहां पर क्या है, ठंड है। मोस्ट ऑफ गैसेज विल फॉलो सच कंडीशन। मोस्ट ऑफ गैसेज क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट में होती है, मतलब वहां पर क्या, जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का साइन पॉजिटिव आता है। पर अगर म्यू का साइन नेगेटिव आ जाए, देन देयर बिहेवियर, किनका बिहेवियर, गैसेस का बिहेवियर एबनॉर्मल होता है एंड गैस बिकम्स वॉर एंड एक्सपेंशन। अगर गैस फैला दी जाए तो वो वहां पर क्या कर देती है, गर्मी पैदा कर देती है, अगर म्यू का साइन नेगेटिव आ जाता है तो। आगे देखो इसमें, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच साइन ऑफ जूल थॉमसन कॉफिशिएंट हैज बीन चेंज्ड। वो टेम्परेचर, अब देखो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव तो बता दिया, वो तापमान जिस पर जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट यानी कि म्यू का साइन चेंज हो जाता है, वो आपका कहा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर। बेटा ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, वेरी शॉर्ट में पूछी जा सकती है कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज इन्वर्जन टेम्परेचर। इसके लिए आप इसको अभी इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब आगे देखो, इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अरे 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 ये आ गए यहाँ से। फॉर आइडल गैस जूल थॉमसन कॉफिशिएंट विल बी 0। आइडल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दीज पार्टिकल डोंट अप्लाई एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। क्योंकि बेटा जो आइडल गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही आदर्श होते हैं, वो अपनी जगह में सीमित रहना पसंद करते हैं कि उनका जितना एरिया है उसमें, वो दूसरे पे जोर ज़बरदस्ती नहीं दिखाते कि तू हट यहाँ से, मैं यहाँ तक फैलूंगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। सो एक्सटर्नल वर्क और एनर्जी हैज नॉट बीन रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्सपेंशन। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही शांति से, आइडल है ना तो बहुत ही शांति से रहना पसंद करते हैं। तो बाहर से हमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है गैस को फैलाने के लिए। सो देयर टेम्परेचर विल नॉट डिक्रीज ऑन एक्सपेंशन। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसमें एक्सपेंशन के टाइम पर उनका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है, क्योंकि वो कैसे आइडल है। तो बस इतना याद रखना कि आइडल
गैस के लिए जूल थॉमसन कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और 0 क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत आइडल रहते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाते हैं, तो उनका टेम्परेचर घटता नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हमने इसमें क्या कंप्लीट किया है? आज हमने इसमें कंप्लीट किया है अपनी रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, या एंथैल्पी कंप्लीट की है, और हमने इसमें न्यूमेरिकल देखा है, जूल थॉमसन इफेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, और जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। अब इसमें हमारा लास्ट रह जाता है हीट कैपेसिटी। इस का लास्ट लेक्चर है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने ना लिया हो तो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम, आईडी बनाना, सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।